अस्सलामुअलैकुम। मेरी ज़हन में बड़े ज़ोर का छनाका हुआ निशात। मेरी निगाहें खुद ब खुद कमरे के दरवाजे की तरफ उठ गईं और मैंने देखा कि वो आमिर के करीब ही खड़ी अपने मखसूस सफ़ेद लिबास में मलबूस, स्याह रेशमी बालों में गुलाब का फूल सजाए मेरी तरफ मुलामत आमेज़ निगाहों से देख रही थी। उफ, किस कदर तेज़ थीं वो निगाहें और तंज के कैसे जहरीले तीर उनमें छुपे हुए थे। मैं एक लम्हे से ज़्यादा उसकी निगाहों का मुकाबला नहीं कर सका। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं और ज़हन पर नदामत और खौफ का मिला जुला एहसास छाने लगा। आतिफ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी। क्या सोच रहे थे आतिफ? मैंने जवाब देने की कोशिश की मगर मेरे होंठ खामोश ही रहे। आतिफ, क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में नहीं पहुंच रही? मैं सुन रहा हूं, मैंने आमिर पर एक नज़र डालकर जवाब दिया। तब फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? शायद तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आतिफ, ऐसी बातें सोची ही क्यों जाएं जिनका इजहार करने की हिम्मत आदमी में ना हो। मैं महज थूक निकल कर रह गया। उसकी तेज और चमकदार आंखें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आंखों के रास्ते मेरे जिस्म में उतरकर मेरी रूह में झांकने की कोशिश कर रही हो। आतिफ, वो कह रही थी, तुम इस कदर संगदिल और खुदगर्ज भी हो सकते हो मेरे भाई। अभी तुम क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि तुम्हारी वजह से किसी वक्त भी आमिर की जिंदगी को खतरात लायक हो सकती हैं। तो तुम मेरे और आमिर के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ थे, क्यों? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं इसके लिए सदियों से दुख झेल रही हूं। इसकी खातिर मैंने क्या क्या तकलीफें नहीं बर्दाश्त की और मेरी बेकरार और मुतलाशी रूह को कैसे कैसे गमों से दो चार होना पड़ा। तुम उस मनहूस और बेहया शहजादी को मुझ पर तरजीह दे रहे थे जो सदियों से मेरी मुसरतों को किसी जहरीली नागिन की तरह डसती रही है। अब से पहले भी वो मेरे और मुराद के दरमियान एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। तुम इस खलीज को कुछ और वुसअत देना चाहते हो आतिफ? नहीं, मैं तुम्हारा या आमिर का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं उसे खतरनाक हादसात का शिकार होते नहीं देख सकता। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मुराद को दोबारा जहां आरा ने छीन लिया तो मेरा क्या होगा? तुम एक रूह हो या फिर कोई माफूकुल फितरत हस्ती, लेकिन गुलनार एक जीती जागती औरत है, लेकिन इस मर्तबा उसे अपने शैतानी हथकंडों में कामयाबी नहीं होगी। क्या तुम्हें शमशेर खान याद नहीं रहा, अहमदनगर के बादशाह की फौज का सिपा सालार? मुझे याद है, लेकिन क्या? उसके जिस्म एक खबीस और शैतानी रूह थी और शैतानी रूहें आसानी के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। क्या तुम्हारा यह मतलब है कि तकदीर एक मर्तबा फिर उन रूह फर्जा वाक़यात को दोहराना चाहती है जो सदियों पहले माजी में रूनमा हुए? क्या वो खौफनाक खेल एक दफ़ा फिर इसी तरह खेला जाएगा? शायद। जो कुछ भी रूनमा होगा तुम उसे देख ही लोगे, निशात ने मुबहम अंदाज में जवाब दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त आमिर ने आंखें खोलकर देखा और अगले ही लम्हे वो मेरी निगाहों से रुपोश हो चुकी थी। आमिर जल्दी से उठकर बैठ गया। उसकी निगाहें मुतलाशी अंदाज में पूरे कमरे का जायजा ले रही थी, लेकिन उसे मेरे अलावा और कोई वहां नजर न आया तो उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। जमाल, अचानक उसने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, क्या अभी इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई और भी मौजूद था? नहीं, मैंने जवाब दिया, मगर मैं इस जगह निशात की महक महसूस कर रहा हूं। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो जमाल? तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं निशात की बू महसूस कर रहा हूं और ना वो यहाँ आई थी। शायद तुम कोई ख्वाब देखकर बेदार हुए हो। हाँ, मैं सचमुच ख्वाब देख रहा था। मैं देख रहा था कि निशात यहाँ इस कमरे में मौजूद है और तुम दोनों मसरूफ़ गुफ्तगू हो। अगरचे मैं तुम्हारी बातें ठीक तौर पर नहीं सुन सका, ताहम मेरा ख्याल है कि वो तुमसे नाराज़ थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी नाराज़गी के सबब से बाखबर होता, अचानक मेरी आंख खुल गई और उस वक्त जो पहला एहसास मेरे जहन को हुआ वो निशात की इस जगह मौजूदगी का था। कभी कभी ऐसा होता है, नींद से बेदार होने के बावजूद हम ख्वाब की कैफियत से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। अब तुम सो जाओ। आमिर मुझे घूरता हुआ उठा और खामोशी के साथ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह के वक्त नींद की देवी को मेरी हालत जार पर रहम आ गया। सुबह आंख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ाया था और रोशनदान के जरिए धूप कमरे के फर्श पर उतर आई थी। घड़ी में वक्त देखा तो मालूम हुआ कि 10 बज चुके हैं। आमिर इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था, मगर जैसे ही मैं बिस्तर से नीचे उतरा उसने अंदर आकर कहा, अब सोकर उठे हो कि रात भर नींद नहीं आई? मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया और आमिर ने एक नई इतला दी, अभी थोड़ी देर पहले कामरान का फ़ोन आया था। कामरान का? मैंने चौंकते हुए कहा, क्या कह रहा था? आज रात को उसने हमें खाने पर बुलाया, लेकिन गुज़िश्ता शब ही तो हमने उसके साथ खाना खाया। ये बात मैंने उसे कही थी, मगर उसके कहने के मुताबिक वो हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हो गया। तुमने क्या कहा? मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसका असरार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने हामी भर ली। मैंने उसे कह दिया कि आज शाम हम अहमदनगर के खंडरात देखने जा रहे हैं और वापसी में उसके पास आ जाएंगे। मगर क्या? कहने लगा, ये और ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद भी वहाँ जाना चाहता था। ओह,
मैंने चौंकते हुए तवील सांस ली। गोया वो भी हमारे साथ होगा। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी बहन भी होगी। लेकिन क्या तुम्हें उन दोनों की मौजूदगी पसंद नहीं? मुझे क्यों ना पसंद होने लगी उनकी मौजूदगी, मैंने जवाब दिया और आमिर के बोलने से पहले ही बाथरूम की तरफ पड़ गया। उसी शाम जब वादे के मुताबिक मैं आमिर को अहमदनगर के खंडरात की तरफ लेकर चला तो गुलनार और कामरान भी हमारे साथ थे। झील के करीब से गुजरते वक्त मैंने देखा कि गुलनार के चेहरे पर एक दफा फिर खौफ और दहशत के साए फैल गए, जबकि दूसरी तरफ आमिर झील की तरफ खोई हुई नजरों से देख रहा था। मेरा हाथ दबाकर अचानक उसने सरगोशियाना अंदाज में कहा, जमाल, क्या वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद होगी? पागल हुए हो? मैंने उसे घूरते हुए कहा। नहीं जमाल, वो अक्सर इस मुकाम पर आया करती होगी। यही तो वो जगह है जहाँ उसकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। फिर वो इस झील को किस तरह भूल सकती है? मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि वो हर वक्त इसी जगह मौजूद रहती हो। आमिर साहब, गुलनार ने उसे मुखातिब करके सहमी हुई आवाज में कहा, क्या आप तेज नहीं चल सकते? मुझे खौफ महसूस हो रहा है। खौफ? किस बात का खौफ? ओहो, क्या आप भूल गए कि वो रूह फरसा हादसा इसी मनहूस झील के करीब मुझे पेश आया था? मनहूस झील का लफ्ज सुनकर आमिर ने गुलनार की तरफ घूर कर देखा, मगर बोला कुछ नहीं। कुछ दूर आगे जाकर गुलनार अपने भाई से कह रही थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते भैया कि वह नज़ारा किस कदर खौफनाक था। अब तो मुझे इस झील के तसव्वुर से वहशत होने लगी है। मगर एक बेहद अजीब बात यह है कि यह मनहूस मुकाम मुझे शुरू से ही कुछ मानूस और जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मेरी जिंदगी में इस झील को कोई खास अहमियत हासिल हो। आमिर आहिस्ता से चौंक कर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। बेहद अजीब बात की है आपने, उसने गुलनार से कहा, लेकिन मैं ठीक तौर पर आपका मतलब नहीं समझ सका। मैं खुद भी ठीक तौर पर नहीं समझा सकती। दरअसल जब भी यहाँ आई हूँ ऐसा ही महसूस हुआ जैसे बहुत पहले से इस झील को जानती थी। ये अजीबोगरीब एहसास उस वक्त भी जहन में पैदा हुआ था जब मैं पहली मर्तबा इस मुकाम पर आई थी। हैरत है, कुछ ऐसा ही एहसास मुझे यहाँ आकर हुआ था। हालांकि कल से पहले मैं कभी इस जगह नहीं आया। आमिर के अल्फाज सुनकर कामरान बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत अच्छे, आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम दोनों को ही अपने अपने डॉक्टरों से मशवरा करना चाहिए। उसके अल्फाज सुनकर आमिर के चेहरे पर नागवारी के साए लहराने लगे। आखिरकार हम अहमदनगर के खंडरात में पहुंच गए। तब मैंने महसूस किया कि आमिर एक मर्तबा फिर बेचैन और बेकरार नजर आने लगा। वह इन खंडरात के एक एक पत्थर और एक एक ईंट को बड़े गौर से देख रहा था और इसके साथ ही उसकी जुबान उस गाइड से सवालात करती जा रही थी जिसकी खिदमात हमने वहां पहुंचने के फौरन बाद हासिल कर ली थी। गाइड हमें तफसील के साथ अहमदनगर की तारीखी अहमियत के मुतल्लिक मालूमात पहुंचाता रहा और हम दौरे माजी की सजीमुशान यादगार को बेहद गौर और दिलचस्पी के साथ देखते रहे। मेरे अलावा कामरान भी आसार कदीमा वालों के इस कारनामे को बड़े गौर से देख रहा था। अलबत्ता मैंने महसूस किया कि गुलनार कुछ परेशान और मुस्तरिब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा उसके चेहरे से बखूबी लगाया जा सकता था। कोई 1 घंटे के बाद हम उन खंडरात में दाखिल हुए। इस जगह पर सदियों पहले अहमदनगर के बादशाह का अजीमुशान महल हुआ करता था। आमिर पर अब जैसे किसी तरह की दीवानगी मुसल्लत हो गई और वो बिल्कुल पागलों की तरह इन खंडरात में इधर से उधर तक दौड़ता फिर रहा था। कामरान ने उसकी इस हालत पर किसी तशवीश का इजहार नहीं किया, क्योंकि उसके ख्याल में उसकी वजह आमिर की खंडरात से गहरी दिलचस्पी थी। गुलनार की तरफ से वो जरूर परेशान नजर आ रहा था। अचानक उसने जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। वो पहले से कहीं ज्यादा बेचैन और बेकरार नजर आ रही थी। मैं मजबूर हूं, उसने कहा। मेरा सर बड़ी तेजी के साथ चकरा रहा है। तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, कामरान बोला। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। चलिए, अगर मैं कुछ और देर खंडरात में रह गई तो जरूर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे इस मुकाम से कहीं दूर ले चलिए। सलमान ने मेरी तरफ देखा। ठीक है, अब हम वापस चलेंगे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर मैंने आमिर की तरफ देखा जो हमसे कुछ फासले पर दीवानावार खंडरात के एक एक पत्थर को देखता फिर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उसके करीब पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आओ अब हम वापस चलेंगे। क्या मतलब इतनी जल्दी? अभी हमने देखा ही क्या है? नहीं दोस्त, मैं अभी नहीं जाऊंगा। अभी तो मैंने महल के तहखाने और सुरंगों की सैर भी करनी है। तहखाने और सुरंगें फिर किसी वक्त देख ली जाएंगी। अब आओ, जिद मत करो। गुलनार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, उसे क्या हुआ है? उसका सर चकरा रहा है और वो हर मुमकिन उजलत के साथ इस मुकाम से दूर चली जाना चाहती है। हैरत है, आमिर बोला। फिर अचानक उसने कहा, हो सकता है कि मेरी तरह उसके भी शऊर और लाशऊर में किसी तरह की जद्दोजहद हो रही हो। सच पूछो तो ये लड़की भी मुझे निशात के मुकाबले में कुछ कम पुरस्कार नजर नहीं आती। क्या ताजुब है कि माजी में खेले जाने वाले इस अलमनाक ड्रामे में इसका भी कोई किरदार रहा हो। आमिर ने उस वक्त वही बात कही थी जो मैं इससे पहले कई मरतबा सोच चुका था, ताहम मैंने इस ख्याल की तायद नहीं की। तो मैं अहमक हूँ, मैंने उसे कहा। गुलनार के इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मगर उसकी यह हालत। आहा, ठहरो। मेरा ख्याल है कि मुराद की मंगेतर जहांरा की ख्वाबगाह इस वक्त हमारे करीब ही मौजूद है।
मुमकिन है इस वक्त हम उसकी ख्वाबगाह में ही मौजूद हों, क्योंकि इस जगह पहुंचते ही मेरे जहन में उस हासिद और मगरूर शहजादी के खिलाफ नफरत का लावा उबलने लगा है। काश वह इस वक्त मेरे सामने मौजूद होती और मैं उसके शर्मनाक करतूतों की शानदार सजा उसे दे सकता। मैंने कनखियों से गुलनार की तरफ देखा जो बनी बनाई जहां आ रहा थी। फिर आमिर का बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ बोला, इन बातों से कोई फायदा नहीं, मरने वाले लौटकर वापस नहीं आया करते। क्या बकवास करते हो? उसने मुझे घूरते हुए कहा। कौन कहता है कि मरने वाले वापस नहीं आया करते? क्या मैं और तुम दोनों ही मर गए थे? फिर क्या अब हम दोनों ही मौजूद नहीं हैं? क्या हुआ अगर मैं अहमदनगर का शहजादा नहीं हूं, लेकिन यह महल तो मेरा ही है? आमिर, मेरी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। हाँ मेरे दोस्त, यकीन करो कि मैं गलत नहीं कह रहा। अजीमुशान महलात अगरचे अब आसार कदीमा के खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, ताहम मैं इन्हें पहचान सकता हूँ। मेरा बचपन इन्हीं महलात में गुजरा था और यहीं जवानी आई थी। इन खंडरों का एक एक पत्थर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, मगर आओ, वो देखो, गाइड और कामरान अब इसी तरफ आ रहे हैं। आने दो, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। आमिर, मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर मेरी किसी इल्तिजा का तुम पर कोई असर नहीं होता तो कम से कम गुलनार का ख्याल तो करो। वो बीमार है और किसी कीमत पर अब इस जगह ठहरना नहीं चाहती। अच्छी मुसीबत है। किसने उसे कहा था कि हमारे साथ चले? ना कहा हो किसी ने, लेकिन आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। बमुश्किल मैं उसे उन खंडरात से चलने पर आमादा कर सका। रफ्ता रफ्ता खंडरात पीछे रह गए और गुलनार की हालत दोबारा संभलने लगी, मगर अब भी वो कोई मरीजा नजर आ रही थी। उसने बदस्तूर कामरान का सहारा ले रखा था। मेरे खुदा, अचानक उसने एक तवील सांस लेकर कहा, यकीन कीजिए भाईजान, अगर आप कुछ देर तक और उस जगह से ना निकलते तो जरूर मेरा दिमाग खराब हो जाता। अजीब लड़की हो तुम, आखिर इसकी कोई वजह भी तो जरूर होगी। वजह? उसने पीछे मुड़कर एक दफा फिर अहमदनगर के खंडरात की तरफ देखा। कुछ अजीब सी वजह थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन महलों में गुजरा हो, जब से सदियों पहले आबाद थे। बहुत सारे अजीबोगरीब ख्यालात मेरे जहन में बेदार हो रहे थे और बार बार ऐसा लगता था जैसे कोई खास बात याद आ रही हो, कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक मेरे माजी से है। पागल हो तुम, बेसरोपा कहानियां पढ़ते पढ़ते तुम खुद को उन्हीं का एक किरदार समझने लगी हो, कामरान ने मुंह बनाकर कहा। मगर आमिर गुलनार को बेहद दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। उसके होंठों पर बड़ा मायने खेज तबस्सुम रक्स कर रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की। अचानक मेरी निगाहें खुद ब खुद आसमान की तरफ उठ गईं। ये देखकर मैं परेशान हुए बगैर नहीं रहा कि आसमान के मगरबी गोशे में स्याह और खौफनाक बादलों का एक पहाड़ नजर आ रहा था और नीले आकाश पर चमकते हुए बहुत सारे सितारे उस पहाड़ के पीछे रूपोश हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरे साथियों ने भी उसे देख लिया और मेरी तरह वो भी परेशानी महसूस किए बगैर नहीं रहे। ज़ाहिर आसमान के तेवर कुछ अच्छे नहीं थे और नुसरतपुर का शहर अभी काफ़ी फासले पर था। बारिश के खतरे के पेश नज़र हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। कोई निसफ घंटे बाद हम झील के करीब पहुंच गए और आमिर उसे देखकर एक मरतबा फिर कोसा गया। जमाल, उसने मेरे कान के करीब सरगोशी की, हो सकता है वो इस वक्त इसी जगह मौजूद हो। ये बात तुमने पहले भी कही थी, लेकिन इतना तो सोचो कि अगर वो इस जगह मौजूद होती तो क्या हमें उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो जाता? आमिर खामोश हो गया और मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, ज़रा जल्दी जल्दी कदम उठाओ। अगर शहर पहुंचने से पहले ही बारिश ने आ लिया तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। इतना कहकर मैंने आसमान की जानिब निगाहें दौड़ाईं तो मालूम हुआ कि स्याह और खौफनाक बादल निसफ आसमान को ढांप चुके हैं। गुलनार और कामरान भी इस खतरनाक सूरत हाल से बेखबर नहीं थे। चुनाचे उनके कदमों में पहले से ज़्यादा तेज़ी पैदा हो गई। मुझे गुलनार की हालत पर तरस आ रहा था, मगर इसके बावजूद उसके कदम हमारे मुकाबले में सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। हम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए शहर के करीब पहुंच गए। आसमान इतनी देर में पूरी तरह बादलों से ढक चुका था और हवा के झोंकों ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली थी, ताहम अभी बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। मैंने कामरान को तजवीज़ पेश की कि अलग अलग टैक्सियों के जरिए हम अपने अपने घरों को रवाना हो जाए, मगर उसने मेरी तजवीज़ को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि रात का खाना खाए बगैर हमें हरगिज़ घर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चुनाचे मजबूरन हम एक ही टैक्सी में बैठकर उसके घर की तरफ रवाना हो गए। ये घरचे हमारी सिर्फ तीसरी ही मुलाकात थी, लेकिन इन 3 मुलाकातों में हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। लिहाजा मैंने तमाम तकल्लुफ़ को बालाए ताक रख कर कहा, तुमने अक्लमंदी से काम नहीं लिया कामरान। तुम्हारे सहमकाना फैसले से हमारे लिए परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। किस किस्म की परेशानियां? क्या तुम्हें मौसम के खतरनाक तेवर नजर नहीं आ रहे? ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो घर तक पहुंचना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं होगा। घबराओ मत, तुम्हें खुले आसमान के नीचे रात नहीं गुजारना पड़ेगी। मैं मुंह बनाकर खामोश हो गया। आमिर ने सिलसिले में शुरू से ही खामोशी इख्तियार कर रखी थी। चुनाचे अभी उसने कुछ नहीं कहा और उसके होंठ तेजी से सिगरेट का धुआं उगलते रहे। कामरान की कोठी के सामने हम टैक्सी से नीचे उतरे। कामरान ने किराया अदा किया और हम अंदर कंपाउंड में दाखिल हुए।
यही वो वक्त था जब आसमान से पहली बूंद मेरी पेशानी पर गिरी, और फिर जब तक हम पोर्च तक पहुंचने में कामयाब हुए, बूंदों का बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका था। देखा तुमने? कामरान मेरी जानिब घूमकर बोला। अगर तुम लोग मेरे साथ न आए होते तो मालूम है इस वक्त कहाँ होते, पहाड़ी के दामन में, और इस जगह से व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 मिनट का वक्त जरूर चाहिए। फिर इन 10 मिनट में बारिश तुम्हारा क्या हाल कर देती। ठीक है, मगर घर तो पहुंच जाते। ये भी घर या मेरे दोस्त, और मुझे बेहद तकलीफ होगी अगर इस घर को तुम लोगों ने अपना घर नहीं समझा। थोड़ी देर बाद हम पहले पोर्टिको और फिर बरामदे में पहुंच गए। हमारे लिबास अगरचे पानी में बहुत ज़्यादा शराबूर नहीं हुए थे, लेकिन इस काबिल भी नहीं थे कि उन्हें पहना रहना तकलीफ दे ना होता। कामरान ने अंदर पहुंचते ही अपने कपड़े दे दिए, जिन्हें पहनकर हमने इत्मीनान का सांस लिया। फिर जिस वक्त मुलाजमों ने मेज़ पर खाना लगाया, बारिश अपने शबाब पर पहुंच चुकी थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से फिजा में एक खौफनाक शोर बुलंद था, और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे इमारत के बाहर लातादाद इफरीत इंतहाई खूंखार और भयानक अंदाज में एक दूसरे से बरसे बेकार हो गए हों। वो रात हमें इस जगह गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। अचानक मैं चौंक पड़ा। मैं अगरचे लेटा हुआ था, लेकिन मेरी निगाहें इस वक्त भी आमिर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर मरकूज थीं, और इस दरवाजे के सामने एक इंसानी जिस्म बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा था। चंद लम्हे बाद ही मैंने इसे पहचान लिया। यह गुलनार थी, कामरान की बहन। उसकी एक एक हरकत से घबराहट और बेचैनी का इजहार हो रहा था। वो बार बार अपने दाएं बाएं देखने लगती थी, जैसे किसी से खौफजदा हो। साफ जाहिर था कि वो चोरों की तरह दबे पांव चलती हुई वहां पहुंची थी, और नहीं चाहती थी कि किसी की नजरों में आ जाए। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने पर तैयार हो गई थी। यहां तक कि उसे अपनी बदनामी का भी खौफ नहीं रहा। मैं बेताबी के साथ बेख्तियार अपनी जगह पर किसमिसाकर रह गया। गुलनार आमिर की ख्वाबगाह के सामने खड़ी दरवाजे के बालाई शीशों में से कमरे का जायजा ले रही थी। चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए, और फिर मैंने उसे अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके सामने ठहरकर कुछ देर तक वो बड़ी मोहतात अंदाज में मेरी तरफ देखती रही, जैसे इस बात का इत्मीनान करना चाहती हो कि कहीं मैं जाग तो नहीं रहा। फिर मुड़ी और दबे पांव चलती हुई दोबारा आमिर की ख्वाबगाह के दरवाजे के पास पहुंच गई। उसकी एक एक हरकत से बदस्तूर उसकी घबराहट का पता चल रहा था। चंद लम्हों तक वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही। फिर मैंने उसे अंदर कमरे में दाखिल होते देखा। ज़ाहिर है कि दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद नहीं रहा होगा। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसके चंद लम्हे बाद ही मेरे कदम बड़ी आस्तगी के साथ आमिर के कमरे की तरफ उठ रहे थे। कॉरिडोर इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था, और बारिश के हौलनाक शोर के अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं एहतियात के साथ दरवाजे के कवाड़ों तक पहुंच गया, और फिर बालाई शीशों का सामना करने का खतरा मोल लिए बगैर मैंने दरवाजे के की होल से अपनी एक आंख लगा दी। मैंने देखा आमिर इस वक्त गहरी नींद में डूबा हुआ था, और गुलनार किसी यूनानी संतराश के मुजस्मे की तरह उसके बिस्तर के करीब खड़ी थी। उसकी निगाहें आमिर के वजी और बावकार चेहरे पर लगी हुई थी, और मैं आपको किस तरह बताऊं कि इस वक्त उन निगाहों में क्या कुछ था। मोहब्बत, प्यार, वरफ्तगी और तकदीस, सभी कुछ तो था। वो किसी पुजारन की तरह जो अपने देवता के हुजूर खड़ी हो, आमिर को मोहब्बत आमेज और वारफ्ता निगाहों से देख रही थी। आमिर के लिए उसकी आंखों में बेपनाह प्यार के सौते फूट रहे थे, और इसके साथ ही उनमें तकद्दुस के जज्बात मौजूद थे, जैसे वो उसके लिए किसी देवता की तरह मुकद्दस और काबिल ताज़ीम हो। मैं कॉरिडोर में घुटनों के बल बैठा और अपना सांस रोक के बड़ी एहतियात और खामोशी के साथ गुलनार की तरफ देख रहा था। यकायक मैंने उसके होंठों पर खफीफ सी कपकपाहट देखी, और अगले ही लम्हे में की होल के सामने से अपनी आंख हटाकर उस पर अपने कान रख चुका था। मैंने सुना गुलनार बड़ी आस्तगी के साथ कुछ कह रही थी। शुरू में उसके होंठों से निकलने वाला एक लफ्ज़ भी मेरी समझ में नहीं आ सका, लेकिन फिर चंद लम्हे बाद उसकी आवाज़ निस्बतन बुलंद हो गई, और अब मैं उसके अल्फाज सुन सकता था। वो कह रही थी, मैं क्या करूं मेरे महबूब, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की आग के शोले भड़क रहे हैं, और इन शोलों ने मुझे बुरी तरह से बेचैन और बेकरार कर रखा है। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती, और तुम जान सकते कि तुम्हें पहली मर्तबा देखने के बाद से मैं किस तरह माहिए बेआब की तरह तड़प रही हूँ। मगर तुम किस तरह जान सकते हो, जबकि मेरे होंठों पर मशरिक की शर्मोहिया की मोहरें लगी हुई हैं। मैं क्या करूं और किस तरह तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊं। आखिर तुम खुद ही कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मगर तुम किस तरह कुछ समझ सकते हो। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी निगाहों ने पहली ही मुलाकात में मेरे दिल की दुनिया को ज़ेर ज़बर करके रख दिया था। यह हकीकत है मेरे महबूब कि तुम्हें पहली बार देखते ही मैं अपने होशोबाज को बैठी थी, और मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी रूह अब तक तुम्हारी ही मुंतज़िर थी। हालांकि हम इस वक्त पहली मर्तबा एक दूसरे से मिले थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ था जैसे मैं जन्म जन्म से तुम्हें जानती हूँ, और जैसे हम इससे पहले भी बारहा एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और ये बात गलत नहीं थी, तुम सचमुच मेरे लिए अजनबी नहीं थे। इतना कहकर चंद लम्हों के लिए गुलनार खामोश हो गई। फिर मैंने उसे कहते सुना,
मैंने चाहा था कि तुम पर हकीकत का इजहार कर दूं और तुम्हें बता दूं कि मेरा चेहरा तुम्हें और तुम्हारा चेहरा मुझे क्यों जाना पहचाना नजर आ रहा था, मगर मैं कुछ भी नहीं बता सकी। मेरी जुबान पर ताले पड़ गए। और आखिर मैं तुम्हें बताती भी किस तरह? उस दिन हम पहली बार मिले थे, फिर मैं किस तरह कहती कि तुम एक तवील मुद्दत से अपने ख्वाबों में देखती रही हो और तुम मेरे दिल की धड़कनों में उस दिन से बस कर रह गई हो जिस दिन तुमने मेरे ख्वाबों को सजाया था। ये सब कुछ मैं किस तरह कह सकती थी मेरे महबूब? मशरिक की शायद कोई भी लड़की अपने महबूब से पहली मुलाकात के वक्त में इस किस्म की बातें ना कह सके, फिर मेरे लिए ये किस तरह मुमकिन था? इसके बाद चंद लम्हे फिर खामोशी के गुजरे। फिर मैंने उसे तीसरी मर्तबा बोलते सुना, तुम कितने प्यारे हो आमिर। मैं तुमसे इन 3 ही दिनों में कैसी शदीद मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं तो उस वक्त से तुम्हारी पुजारन हूँ जब पूजा का मफहूम भी मेरे जहन में मौजूद नहीं था। कैसी अजीब बात है आमिर, मेरे ख्वाबों के शहजादे, तुम ना जाने कब से मेरे ख्वाबों को सजाते रहे हो। किस्मत ने तुम्हें खुद ब खुद मेरे करीब पहुंचा दिया है और अब मेरे महबूब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजारूंगी मेरे देवता, ये मेरा फैसला है, बशर्ते कि तुम उसे बदलने की कोशिश ना करो। और तुम ऐसे किसी फैसले को बदलने की कोशिश क्यों करने लगे जबकि तुम्हें भी मेरी सूरत जानी पहचानी नजर आती थी? मैं इंतजार करने लगा कि शायद वो अभी और कुछ कहेगी, लेकिन जब कानों में उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने तजस्सुस के फितरी जज्बे के तहत दोबारा अपनी आंख की होल से लगा दी। कमरे में जलते नन्हे से बल्ब की नीलगुन रोशनी में वो किसी अकीदतमंद पुजारन ही के अंदाज में खड़ी थी। उसकी आंखों से मोहब्बत के चश्मे उबलते मालूम हो रहे थे और वह जैसे निगाहों ही निगाहों में उसकी बलाएं ले रही थी। चंद लम्हे इसी तरह गुजर गए और फिर मैंने देखा कि वो झुकी और उसके सुर्ख और कपकपाते हुए होंठ आमिर की पेशानी पर सब्त हो गए। आमिर बदस्तूर गहरी नींद में डूबा हुआ था। चंद सानी के बाद गुलनार सीधी हो गई और मैंने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के गोशों में आंसुओं की नमी तैर रही थी। फिर देखते ही देखते आंसुओं के 2 कतरे उसकी आंखों के गोशों से निकलकर उसके गालों पर ढलक गए और अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर वह दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसके फौरन ही बाद मैं दबे पांव चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। बिस्तर पर दराज होते ही मुझे गुलनार नजर आई। कॉरिडोर में जरा ठहरकर उसने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर कदमों से किसी तरह की आवाज़ पैदा किए बगैर मोहतात अंदाज में चलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने एक और सिगरेट जला लिया और अब मेरे ज़हन में एक बार फिर ख्यालात की तेज़ आंधियाँ हो रही थी। मैं सोचता रहा यहाँ तक कि कमरे में जगमगाते हुए बरकी बल्ब की रोशनी धुंधलाने लगी और फिजा में सुबह का खुशगवार उजाला उतर आया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब इसका जोर टूट चुका था और हवा के तेज़ झोंकों में भी कमी आ गई थी। फिर मैं सो गया। जिस वक्त आंख खुली दिन काफ़ी चढ़ाया था और घर के तमाम अफराद न जाने कब से बेदार हो चुके थे। ये जानकर मैं शर्मिंदगी महसूस किए बगैर नहीं रहा कि मेरे इंतज़ार में गुलनार, कामरान और आमिर ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैंने उन लोगों से माजरत तलब की और मुंह हाथ धोकर नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान मैंने कई बार गुलनार का गहरा और भरपूर जायजा लिया। बज़ाहिर वो पूरी तरह पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका ये इत्मीनान और सुकून मुझे उस भयानक और हौलनाक सन्नाटे की तरह मालूम हुआ जो खौफनाक तूफान की आमद से पहले फिजाओं पर मुसल्लत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए तो मैंने देखा कि गुलनार की आंखों में गमन-दो की परछाइयाँ लहरा रही थीं। मुझे यह समझने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं हुई कि इस गमन-दो का सबब क्या था। यकीनन वो आमिर की जुदाई के तसव्वुर से मगमूम और अफसरदा खड़ी थी, लेकिन आमिर पर उसका ज़रा इख्तियार नहीं था और वह उसे रोकने की कोशिश नहीं कर सकती थी। एक रात जब मैं और आमिर व्हाइट हाउस में बिल्कुल तन्हा थे, उसने मुझसे कहा, जमाल क्या तुम बता सकते हो कि निशात मुझे फरामोश क्यों कर बैठी है? मैंने चौंक कर ज़रा गौर से उसकी तरफ देखा। क्या कह रहे हो? निशात तुम्हें फरामोश कर चुकी है? हाँ जमाल, कम अज़ कम मेरा यही ख्याल है, उसने तवील सांस लेकर कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है, खुदा करे ये गलत फहमी ही हो और उसने मुझे फरामोश ना कर दिया हो। फिर क्या बात है कि वो पिछले 3 महीने से मुझसे नहीं मिली? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? जमाल, इंतज़ार, उसका इंतज़ार करो। मुझे यकीन है कि वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगी। और फिर मैं उसे समझा बुझाकर सोने के लिए लेट गया। व्हाइट हाउस में हम दोनों एक ही कमरे में रात गुजारते थे और इसकी वजह इसके अलावा कुछ नहीं थी कि मैं अपने दोस्त की तरफ से मुतमईन नहीं था और मुझे डर था कि तन्हाई से फ़ायदा उठाते हुए वो किसी वक्त किसी गलत हरकत का इर्तिकाब न कर बैठे। ज़ाहिर के निशात की तड़प उसे तहे तसरा में छलांग लगा देने पर भी मजबूर कर सकती थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो मुझे कमरे में गुफ्तगू करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो गुलनार और आमिर गुफ्तगू करने में महव थे। मैं खिड़की की तरफ पड़ गया जो फर्श से काफ़ी बुलंदी पर थी, जिसके करीब ठहरकर उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुनने की कोशिश कर सकता था। खिड़की के नीचे पहुंचने के बाद मैंने जल्द ही गुलनार की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, मेरी तरफ गौर से देखो आमिर, आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है कि तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, जबकि मेरा यह हाल है कि मैं हर वक्त तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ।
और सच पूछो तो तुम हर वक्त रहते भी मेरी आंखों के सामने ही हो। और गुलनार, मेरे कानों में आमिर की आवाज़ आई। खुदा के लिए अब चुप हो जाओ। मेरे कान इस किस्म की गुफ्तगू सुनने के आदी नहीं है। मैं तुम्हें इस कदर मुंह फट, बेशरम और बेहया नहीं समझता था। आमिर, गुलनार आहिस्ता से सिसक पड़ी। मैं बेशरम और बेहया नहीं हूँ। अलबत्ता तुम मुझे मुंह फट कह सकते हो, अगरचे ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जब करब और अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो कौन है जो इसका इजहार नहीं करता। और मोहब्बत का दर्द अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त ही हो गया है। मैं तुम्हें किस तरह बताऊं आमिर कि मैं उस वक्त से तुम्हारी परस्तिश कर रही हूँ। जब मुझे इसका मफहूम भी मालूम नहीं था तो मेरे ख्वाबों में आए थे और मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता बना लिया। फिर जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें ट्रेन में देखा तो तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं और मैंने समझ लिया कि तुम वही हो जिसकी। गुलनार, आमिर चीखती हुई आवाज़ में बोला, यह तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आमिर। याद करो, तुमने कहा था कि मेरा चेहरा तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है, और जवाब में मैंने भी यही बात की थी। मुझे याद है। दरअसल मैं खुद भी तुम्हें अपने ख्वाबों में देखता रहा हूँ, मगर मुझे हैरत है आखिर ऐसा क्यों हुआ गुलनार। मैं नहीं जानती आमिर। हो सकता है कि इसकी वजह यह हो कि हम दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हों। नहीं, आमिर जल्दी से बोला, यह नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है तुम्हें फौरी तौर पर अपने जहन से मुझे झटक देना चाहिए। तुम खूबसूरत नौजवान हो, सलीकाशवार हो और तालीम याफ्ता हो। फिर तुम्हारे भाई के पास दौलत की भी कोई कमी नहीं, इसलिए कोई वजह नहीं कि तुम अपने लिए एक अच्छा शरीके हयात ना पा सको। मगर मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारी दीवानी हूँ आमिर। तुम्हारे सिवा किसी और मर्द का तस्वुर भी मेरे लिए मुमकिनात में से नहीं। लेकिन गुलनार, यह किसी तरह मुमकिन नहीं। मैं इस मामले में मजबूर हूँ। क्या कह रहे हो आमिर? मैंने गुलनार की आवाज़ सुनी। मैं तो तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। कुछ भी हो, इस ख्याल को तुम्हें अपने जहन से निकालना ही होगा। मगर क्यों? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ? तुम खूबसूरत भी हो और जवान भी, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। मेरे बारे में तुम्हें इस किस्म की कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? गुलनार ने पूछा। इस मर्तबा उसकी आवाज़ में शोलों की सी लपक थी, आखिरी और अटल। अच्छी बात है। कमरे में उस वक्त आमिर के सामने जैसे कोई जहरीली नागिन फुंकार रही थी। मैं अब तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन एक बात खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि मुझे ठुकरा कर तुमने कोई अच्छा फैसला नहीं किया है। मोहब्बत के मामले में दुनिया की कोई भी औरत अपनी तहकीर और तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खिड़की के सामने से हटकर तेज़ी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि कमरे में बड़ी तेज़ी से बात बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ और गुलनार की निगाहें मुझ पर पड़ी, उसने किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह आमिर की तरफ खूंखार निगाहों से देखा, फिर एक लफ्ज़ कहे बगैर मुड़ी और मेरे बराबर से गुजरती हुई तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकल गई। आमिर अब कुछ परेशान और घबराया हुआ नजर आ रहा था। मैंने खफीफ मुस्कुराहट के साथ कहा, परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ और सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। उसने एक तवील सांस ली। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गालिबन अब मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आमिर उसकी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अगरचे उम्मीद नहीं कि मुझे अपने मकसद में कामयाबी हो, क्योंकि इस वक्त वो किसी ज़ख्मी नागिन से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मैं जानता हूँ जमाल, लेकिन मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो बस एक ही सूरत है, लेकिन मैं उस पर अमल नहीं कर सकता। कौन सी सूरत? अगर मैं नुसरतपुर को छोड़ दूं तो ये किस्सा शायद ख़त्म हो जाए। मगर तुम जानते हो कि मैं नुसरतपुर को नहीं छोड़ सकता। यहाँ मुझे निशात का इंतज़ार है और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द मुझे मिलने आएगी। फिर ज़रा रुक कर उसने कहा, उसे अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। यकीन करो जमाल, जुदाई का ये अरसा अगर कुछ और तवील साबित हुआ तो मैं बिला झिझक खुद को हलाक कर लूँगा। उसके बगैर ज़िंदगी मौत से बदतर है। मैं तुम्हें किस तरह बताऊँ कि तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारे जज्बात और एहसासात का मुझे अच्छी तरह इल्म है। ताहम घबराने और अहमकाना बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। उस पर भरोसा करो, वो आएगी, ज़रूर आएगी। फिर मैं बड़ी देर तक आमिर को समझाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसके जुनून और वहशत में कमी होने लगी और कोई 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद मैं उसे इत्तदाल पर लाने में कामयाब हो गया। शाम हुई तो हम मामूल के मुताबिक झील पर जाने को तैयार हो गए। 3 माह से बिला नागा ये होता चला रहा था। निशात की जुस्तजू मुझे और आमिर को हर रोज़ झील पर ले जाती थी और हम वहाँ घंटों उसका इंतज़ार करते रहते थे। आमिर को यकीन था कि वो इसी मुकाम पर उसे मिलेगी जहाँ वो अब से सदियों पहले अपने महबूब से मिला करती थी।